हेलो दोस्तों, आर्ट स्पेस क्लासेस में आपको स्वागत करते हैं। आज के टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। आज सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट जानेंगे, किस तरीके से इसको पढ़ना, हम लोगों को किस तरीके इसको बेसिक एक स्ट्रक्चर डाल के पढ़े कि हम लोग को एक पॉइंट में सारा मतलब याद होने के मतलब एग्जाम पॉइंट से हम लोग के बेटर हो। तो जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता, अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं कि जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता व 4 महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक सभ्यता मानी जाती है। जैसे कि हमारी नील सभ्यता, नील नदी की सभ्यता जिसे हम मिस्र की सभ्यता भी बोलते हैं, फिर हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता, फिर चीन की सभ्यता, उसमें से एक सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग को जानकारी मिली। तब पता चला कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। नहीं तो इससे पहले हम लोग वैदिक सभ्यता जान रहे थे, क्योंकि वैदिक उस समय कुछ जानकारी नहीं थी। जब इस पर ब्रिटिश शासनकाल के समय में हमारी सिंधु घाटी सभ्यताओं पर रिसर्च हुआ तो ये पता चला कि सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के हमने टोटल 6 पॉइंट बनाए हैं। सबसे पहला पॉइंट खोज। हम खोज के बारे में पढ़ेंगे, इसका खोज कैसे हुआ। दूसरी पॉइंट है काल, इसका समय निर्धारित काल कैसे निर्धारित हुआ इसके बारे में हम लोग जानें। तीसरी पॉइंट में इसकी नामकरण, किस तरीके से सिंधु घाटी का नाम पड़ा, किस वजह से पड़ा, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब चौथा टॉपिक है उद्भव। अब इसकी उद्भव कैसे हुई, किस तरीके से क्या हुआ, इसके बारे में इस उद्भव के टॉपिक में जानेंगे। पांचवा विशेषता और छठा विस्तार, कि विस्तार इस सभ्यता के कितने दूरी तक ले हुई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं खोज के बारे में। तो खोज अब चार्ल्स मैनसन, यहाँ पर मेंशन होना है, मैनसन 1826 में पाकिस्तान के दौरा किए। उसमें 1826 में उन सभ्यता के बारे में जानकारी मिला। इनको उतनी क्लियर जानकारी नहीं मिला, लेकिन पता चला कि हाँ कोई एक सभ्यता है। उसके बाद बर्टन बंधु एक थे, कराची से और लाहौर के बीच में रेलवे ट्रैक बीच रही थी। उसमें से 2 इंजीनियर थे, एक बर्टन बंधु थे, एक जेम्स व्हीलर जी। 2 इंजीनियर थे, एक बर्टन बंधु थे। अब दूसरा छूट गया है, दूसरा हमारे थे, मिटा दें, दूसरा थे हमारा जेम्स विलियम। ये 2 इंजीनियर थे और रेलवे ट्रैक बीच रही थी। रेलवे ट्रैक के अगल बगल कुछ इमारत मिली, जो यहाँ से ईंटें वहाँ से लेकर पत्थर रेलवे ट्रैक में यूज कर लिए ये लोग। 1856 की बात है। तो इन लोगों को कुछ एहसास हुआ, जैसे बर्टन बंधु और जेम्स विलियम को, कि यहाँ पर कोई सभ्यता है, लेकिन इन लोगों को क्लियर जानकारी कुछ नहीं हुआ कि यहाँ पर सभ्यता है कि नहीं है, लेकिन इनको आभास हुआ। अब जेम्स अलेक्जेंडर कनिंघम 1978 में पाकिस्तान के दौरा करते हैं।
तो उनको टीले के बारे में सर्वेक्षण किए। वहां पर जो टीले थे वहां पर सर्वेक्षण किए। तो जेम्स अलेक्जेंडर कनिंघम को भी उतनी जानकारी नहीं मिली, उतनी इनकी सिद्धता नहीं मिली उस जगह पर। तब हमारे आते हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी 1921 में जब दौरा जाते हैं तब इनको सबसे पहले 1921 में हड़प्पा की स्थल के बारे में जानकारी मिलती है। हड़प्पा नगर की जानकारी सबसे पहले मिलती है। और राखलदास बनर्जी के 1921 में, और राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदाड़ो या जोधपुर मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ से हमारा एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि 1921 में हड़प्पा नगर की किसने खोज की या किसको जानकारी मिला, तो दयाराम साहनी के। अब इतना तो हमारे क्लियर हो गया खोज के बारे में। चार्ल्स मैनसन 1826 में पाकिस्तान के दौरे गए थे, तो वहां पर इनको कुछ जानकारी मिली। और उस जानकारी मिली एक नैरेटिव ऑफ जर्नी बुक है। नैरेटिव ऑफ जर्नी बुक है जिसमें ये इसके बारे में प्रकाशित किए थे चार्ल्स मैनसन, जो चार्ल्स मैनसन की हम बात कर रहे हैं। तो खैर इसके इतने टॉपिक पूछता नहीं है, लेकिन आप लोग ये याद रख सकते हैं कि दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा नगर की बारे में जानकारी मिलते हैं और 1922 में मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी। तो इतना तो आप लोग की क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दूसरा काल। जैसे कि हम लोग बताए खोज के बारे में मोटा मोटी आप लोग ये क्रम वाइज याद रख सकते हैं, जिससे हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब काल के बारे में अब जानकारी करते हैं। काल कैसे, इसका क्या हुआ। तो काल के बारे में जॉन मार्शल है, सर जॉन मार्शल 3250 से लेकर 2750। ऐसे काल के बारे में अगर बताया जाए तो बहुत लोग विद्वान अपना अलग अलग डेट बताएं। जैसे मार्टिन व्हीलर के अनुसार 250 से लेकर 1500 BC तक। कार्बन पद्धति के अनुसार 2300 से 1700। जॉन मार्शल के अनुसार 3250। अलग अलग है, क्योंकि इसलिए इसका अलग अलग हमारे काल को मिलता है। इसमें मेन कारण यही है कि इस सब पुरातात्विक स्रोत पर टाइम का निर्धारित किया गया है। इसमें सबसे पहले जॉन मार्शल ये वाला है, जो फर्स्ट वाला है जॉन मार्शल, ये टाइम इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम समय निर्धारित 3250 2750 जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल के तय किया गया। अब दूसरा आते हैं C14 यानी कार्बन पद्धति। कार्बन पद्धति 2300 से लेके 1750 BC। ये कार्बन पद्धति एक ये है जीवाश्म नापने की एक यंत्र होता है। इसके थ्रू हमारा कोई भी चीज को एक माप समय का ज्ञात होता है इस यंत्र के द्वारा। तो C14 के पद्धति के अनुसार हमारा टाइम है
2300 से लेकर 1750 BC। ये डीपी अग्रवाल इस पद्धति को मानते हैं या ये चीज प्रमाणित की है। अब मार्टिन व्हीलर कहते हैं कि 250 से लेकर 1500 BC। हमारे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बन पद्धति ये एनसीईआरटी में ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा। सर जॉन मार्शल वाला ये सर्वप्रथम निर्धारित समय है, सर्वप्रथम निर्धारित समय है। तो ये मोटा मोटी तौर पर आप काल के समय में आप लोग पॉइंट व्यू से ये याद रख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नामकरण। आखिर नामकरण इसका कैसे पड़ा। अब नामकरण के में सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता क्यों नाम पड़ गया, कुछ तो वजह होगी। अब जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि नील नदी के पास कौन सी सभ्यता पड़ी, वैसे ही सिंधु सभ्यता के किनारे सिंध नदी बहती थी। इसीलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता हो गया। और सरस्वती नदी भी बहती थी, तो सिंधु सरस्वती भी बोला जाता है इसको। ये स्थानीय नाम से हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। और नगरीय सभ्यता, खैर नगर हड़प्पा सभ्यता में ग्रामीण नगर थोड़ा सा ये सब उसमें पॉइंट था, तो इसके नाम पर भी जानते हैं। खैर इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, विशेषता के बारे में, ये पॉइंट के बारे में। ये मोटा मोटी में 3 पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। नामकरण में तो बहुत आती है, जैसे इसका क्या क्या नाम पड़ा। कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है, सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है, तो बहुत सारा नामकरण है। लेकिन आप मोटा मोटी में सिंधु सभ्यता या सरस्वती नदी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के मोटा मोटी पर याद रख सकते हैं। अब चौथा टॉपिक है उद्भव। अब उद्भव में क्या कहा जाता है। अब विदेशी मत जान लेते हैं। अब विदेशी मत जानने से पहले एक डायग्राम बना रहे हैं। अब यहां पर भारत एक बना रहे, मान के चलिए भारत एक है। इसके आगे हम लोग बना लेते हैं मेसोपोटामिया। ठीक, आगे बना लेते हैं एक अफ्रीका। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा, विदेशी मत के हिसाब से क्यों इसको नाम पड़ा सुमेरियंस। अब भारत का आगे मेसोपोटामिया सभ्यता है। अब मेसोपोटामिया अफ्रीका सभ्यता, इसके देखिए एक डायग्राम देखिए। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से मेसोपोटामिया यानी सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया सुमेरियन सभ्यता भी बोलते हैं, ये सुमेरियन सभ्यता यहाँ से यहाँ चले गए, जैसे पतन यहाँ चले गए, भारत में बस गए। इसलिए विदेशी मत के हिसाब से बोलते हैं, विदेशी मत में बहुत सारे चाइल्ड डीडी के अनुसार बताते हैं कि सुमेरियन सभ्यता है। फिर यहाँ पर अफ्रीका सभ्यता यानी मिस्र सभ्यता,
तो यहाँ सभ्यता है, कुछ सभ्यता यहाँ से मतलब कुछ लोग सुमेरियन यहाँ जाके बस गए, इसलिए सुमेरियन सभ्यता बोलते हैं। स्वदेशी मत है। तो ये थे। अब विदेशी मत बता दिए, सुमेरियन सभ्यता है। अब विदेशी मत सुमेरियन सभ्यता बताने के बहुत सारे भी वजह था वो। अब जैसे बहुत विदेशी जो इतिहासकार थे वो बताए कि जैसे कि सिंधु घाटी में सुमेरियन में जैसे लोग घर बना के रहते थे वैसे ही घर सिंधु सभ्यता में देखने को मिली। तो स्वदेशी मत में अब भारतीय इतिहासकार और कुछ विदेशी इतिहासकार अपनी बात रखें कि मेसोपोटामिया सिंधु घाटी सभ्यता सुमेरियन सभ्यता, भले ही वहाँ पर घर बना के रहते थे, यहाँ पर भी सेम टू सेम घर बना के ही रहते थे, लेकिन कुछ कुछ व्यवस्था थी हमारी बिल्कुल अलग थी। जैसे भारत में नालियों की व्यवस्था अलग थी, सुमेरियन सभ्यता में भी मोहर का यूज करते थे, यहाँ पर भी यूज करते थे, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंट यूज अलग था। सिंधु घाटी सभ्यता तो स्वदेशी मत में राखलदास बनर्जी, जैसे राखलदास बनर्जी बताएं कि द्रविड़ जात के हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में किस जात के लोग वहां पर रहना प्रारंभ किए। तो द्रविड़ जात बताएं, द्रविड़ याद नहीं कहते, द्रविड़ लोग जैसे कि आर्य होते थे, द्रविड़ होते थे, तो द्रविड़ बताया गया। द्रविड़ बताने का मेन वजह भी कुछ थी। राखलदास बनर्जी इसी तरीके से उद्भव के बारे में हम लोग कुछ संक्षिप्त जानकारियां जानते हैं। अब आगे हम लोग 5वां टॉपिक विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। अब विशेषता पढ़ेंगे इसलिए अब यहाँ पर पहला टॉपिक है नगरीय सभ्यता। अब नगरीय सभ्यता क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक नगरीय होता था, उच्च नगरीय, एक ग्रामीण नगरीय, एक रूरल, एक शहरी क्षेत्र और एक ग्रामीण क्षेत्र। यहाँ पर 2 तरीके से होते थे। अब ये नगरीय सभ्यता बहुत सारा है, इसके बारे में जब आगे बताएंगे टॉपिक के बारे में तो बहुत विस्तृत जानकारी बढ़ेगा। मोटा मोटी एक संक्षिप्त टिप्पणी बता रहे हैं। अब दूसरी टॉपिक है कांस्य युगीन सभ्यता। अब कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोला गई? जैसे कि हम लोग को पता है सबसे पहले खोजा गया धातु कौन सा? क्वेश्चन आता है यहां से, बताइए। अब सबसे पहले खोजा गया धातु हमारा तांबा है। तांबा है। अब इसमें तांबा प्लस टीन मिला के हमारा क्या बनता है? कांसा बनता है। अब इस सभ्यता में कांस्य युगीन सभ्यता बोलता है कि इस समय मेटल का कांस्य तरीका यूज करते थे ज्यादातर इसमें, तो कांस्य युगीन सभ्यता बोला गया। अब तीसरा टॉपिक है औदितिहासिक सभ्यता क्यों बोला जाता है? जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो 3 तरीके से पढ़ते हैं, आपको पता होगा। प्रागैतिहासिक, दूसरा औदितिहासिक
दूसरा इतिहास, इसको ऐतिहासिक भी बोलते हैं। तो ये हमारा बोला गया। अब इसलिए यहां पर बोला गया औदितिहासिक, कि औदितिहासिक इसलिए कहा गया कि यहाँ पर जैसे कि प्रागैतिहासिक में क्या है कि प्रागैतिहासिक उसको बोलते हैं जिसमें तरीके से कुछ मिला है, कुछ जानकारी नहीं है, जो कुछ भी जानकारी है पुरातत्विक स्रोत पर जानकारी है। औदितिहासिक में क्या है कि औदितिहासिक में इससे बोलते हैं कि मिला है, लिखा हुआ चीज मिला है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। अब इसमें चित्र मिले थे, चित्र कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से चित्र मिले हैं, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। अब ऐतिहासिक में क्या होता है कि लिखा जानकारी भी मिलता है, उसको पढ़ा भी जा सकता है, इसलिए औदितिहासिक बोलते हैं। और ये व्यापार सभ्यता क्यों बोलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार सभ्यता थी। शहरी क्षेत्र, शहर क्षेत्र जानते ही हैं कि आप व्यापार सभ्यता या व्यापार पर टिकी रहती है, वहाँ पर व्यापार ही होता है, कमर्शियल चीज़ के लिए फेमस होती है। अब जैसे कि सामाजिक सभ्यता, यहाँ पर समाज भी था। अब सांस्कृतिक सभ्यता, संस्कृति सभ्यता में यहाँ पर इन लोग की हर चीज़ बनाने को कला आता था, मटका से लेके हर चीज़, बहुत सारा आपको आगे टॉपिक में देखने को मिलेगा क्यों सांस्कृतिक सभ्यता है। अब विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे विस्तार के बारे में आप लोग देख रहे हैं, ये मैप, यहाँ सुतका का डोर, यहाँ पर मांदा, इसको मांदा भी बोलते हैं। ये आलमगीरपुर जो यूपी में है, दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है, सुतका डोर जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। अब ये देखिए, एक तरह से देखिए, ये पूरा एक ट्रेंगल बना रहा है ऐसे। अब ये विस्तृत जहां जहां तक लिए पूरा देखो, सिंधु घाट पूरा सभ्यता पूरी फैली पड़ी है। अब इसकी टोटल क्षेत्रफल की बात किया जाए, क्षेत्रफल 13 लाख माना जाता है। बहुत सारे बुक में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जब एनसीईआरटी आप फॉलो करेंगे तो 13,06,000 वर्ग किलोमीटर मिलेगा आपको देखने को। अब ये दक्षिण से उत्तर की ओर पूरी फैली पड़ी है। अब ये ऐसी सभ्यता है जो 3 देश बाउंड्री बनाती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अब इस सभ्यता में टोटल 1500 स्थल पाए गए हैं। जो 2 अफगानिस्तान में मिलते हैं, चार 475 करीब में पाकिस्तान में मिलते हैं, और 925 के करीब में भारत में मिलते हैं। अब इसमें पूछ लेता है, जैसे अब ये है मांदा, अब किस नदी के किनारे हैं? चिनाब नदी के किनारे हैं। ये चिनाब नदी के किनारे है।
सुतकाडोर, साक्य नदी, दाहिमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी नदी, अब यहां पे एक चीज आप लोग को बताते हैं, पश्चिम से लेकर पूरब तक ले ये पूरा 1600 किलोमीटर तक ले फैली है। अब दक्षिण से उत्तर की ओर 1400 किलोमीटर। तो यहां से हमारा मोटा मोटी एक विस्तार के रूप में पूरा क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस तरीके से इसका विस्तार हुआ, किस तरीके से क्या हुआ। तो यहाँ से पूरी जानकारी एक विस्तार के रूप में हमको मिल जाता है मोटा मोटी। तो जिस तरीके से एक पूरा स्ट्रक्चर बताए हैं, जिस तरीके से एक स्ट्रक्चर सिंधु घाटी सभ्यता को एक मोटा मोटी किस तरीके से हम लोग को अध्ययन करना चाहिए, किस तरीके से हम लोग को पढ़ना चाहिए, एक चीज कि एक सीक्वेंस वाई हम लोग को याद रहे, जो एग्जाम में बैठे तो एकदम क्लियर, हर चीज क्लियर हो। तो इस तरीके से एक सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा अध्ययन करिए। आशा करते होंगे कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।